जब लोग आप पर पत्थर फेंकें तो उन पत्थरों का इस्तेमाल स्मारक बनाने में करें। बात जरा गहरी है, क्योंकि आपने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात तो जरूर सुनी होगी। लेकिन ये आखिर कौन है जो उन फेंके हुए पत्थरों से स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं? ये शब्द सिद्धांतों और उसूलों के दम पर कामयाबी पाने में भरोसा रखने वाले भारतीय उद्योगपति रतन नवल टाटा के हैं। रतन टाटा देश के जाने माने उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापार केवल फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि व्यापार करते समय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी याद रखा और अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अपने नाम और पहचान दोनों को बनाया। मुश्किलों भरा बचपन। रतन टाटा का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सोनू टाटा के घर हुआ। लेकिन जब रतन टाटा सिर्फ 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया और इसके बाद रतन टाटा और उनके भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। टाटा ने एक साक्षात्कार में अपनी दादी का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी जिंदगी में उनकी दादी नवाज़बाई टाटा का बहुत बड़ा रोल रहा है। बेहतरीन छात्र। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। उन्होंने आर्किटेक्चर में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई कर चुके रतन टाटा ने इस बिजनेस स्कूल को एक एग्जीक्यूटिव हॉल का निर्माण करने के लिए $50 मिलियन दान दिए थे, जिसे टाटा हॉल नाम दिया गया। परिवार के प्रति वफादारी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई और शिमला से की। इसके बाद वास्तुकला की डिग्री के लिए वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय चले गए। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई पूरी की। रतन टाटा को IBM से एक जॉब का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने IBM में नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार के बिजनेस में काम करने का फैसला किया। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। रतन टाटा काफी शर्मीले स्वभाव के हैं और काफी सादगी के साथ जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। उन्हें किताबों और पालतू जानवरों से काफी लगाव है। रतन अपने घर पर जब भी थोड़ा समय निकालते हैं तो वो किताबों और कुत्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। टाटा ग्रुप को ले गए बुलंदियों पर। रतन टाटा ने एक भारतीय कंपनी को ग्लोबल बिजनेस प्लेयर बना दिया। उन्होंने जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस और टेटली का अधिग्रहण किया। आज वे इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। उन्होंने 1961 में टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अपने करियर की शुरुआत की। टाटा स्टील्स के शॉप फ्लोर पर ब्लास्ट फर्नेस के काम को देखा। 1971 में रतन टाटा का प्रमोशन हुआ और वो राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के डायरेक्टर इंचार्ज हो गए। उस समय ये कंपनी काफी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी। नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और लगभग 40% के घाटे में ये कंपनी जा चुकी थी। रतन ने JRD को सुझाव दिया कि उन्हें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के बजाय टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। JRD ने रतन की इस बात को माना और कंपनी ने 1972-1975 के दौरान ही बाजार में 40% हिस्सेदारी बढ़ा ली। ये रतन टाटा की सूझबूझ का ही परिणाम था कि केवल 3 सालों में ही कंपनी घाटे से उभर आई। हालांकि 1975 में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो कंपनी को एक बार फिर से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कंपनी पर 7 महीने के लिए ताला भी पड़ा रहा। 1991 में JRD ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने नए पदों पर युवाओं को जिम्मेदारी दी। रतन टाटा के इस प्रभावी फैसले का असर ये रहा कि टाटा कंसल्टेंसी एक सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। अपनी जिद को बनाया जुनून। रतन टाटा ने अपनी जिद को जुनून बना लिया और सन 1998 में व्हीकल के क्षेत्र में हाथ आजमाया और टाटा इंडिका नाम की कार को लॉन्च किया। बाजार में ये कार कुछ खास असर नहीं दिखा पाई और कार एक्सपर्ट्स ने भी इस कार में काफी तकनीकी खामियां बताई। काफी नुकसान में जाने के बाद कंपनी के दूसरे साथियों ने रतन टाटा को कंपनी को बेचकर घाटे की भरपाई करने की सलाह दी। रतन ने साथियों के सुझाव को मानकर अमेरिका जाकर फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड के साथ मीटिंग की और अपनी कार कंपनी को उन्हें बेचने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड ने रतन का काफी मजाक उड़ाया और कहा कि अगर कार बनानी ही नहीं आती तो इस काम में आए ही क्यों हैं? आपकी कंपनी को खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे। फोर्ड की ये बात रतन को काफी बुरी लगी और वे बिना किसी डील के ही अपनी टीम के साथ भारत लौट आए। रतन टाटा ने इसके बाद कंपनी को किसी को भी नहीं बेचने का फैसला किया और कार को बेहतर बनाने की रिसर्च में जुट गए।
काफी समय तक मेहनत करने के बाद रतन टाटा ने कार बाजार में अपने आप को काफी दृढ़ता के साथ स्थापित किया। इसे इत्तेफाक कहें या बड़े बोल का नतीजा, क्योंकि कार कंपनी फोर्ड को इतना घाटा हुआ कि फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने कंपनी को बेचने का फैसला किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को बिल फोर्ड से खरीद लिया। ये सौदा 1.15 अरब पाउंड में हुआ। टाटा मोटर्स आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कार निर्माण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। टाटा हैरियर, टाटा नेसन, टाटा टियागो, टाटा जेस्ट, टाटा हेक्सा जैसी कारों को टाटा मोटर्स ने बनाया है और लोगों ने इन्हें काफी पसंद भी किया है। इस वक्त टाटा समूह के अंतर्गत 110 कंपनियां आती हैं, जिसमें चाय से लेकर टाटा के 5 सितारा होटल और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक शामिल हैं। इन कंपनियों की शुरुआत तब हुई जब वो इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। कॉरपोरेट जगत के बड़े नामों में शुमार, उनका नाम मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के बोर्ड में रैंक मेड किया गया था। इन कंपनियों में चोटी की कंपनियों के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों के नाम हैं बूज, एलन हैमिल्टन, जेपी मॉर्गन, चेज और AIG। टाटा समूह के साथ हर कोई बिजनेस करना चाहता है। इसी चाह के साथ जापानी टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो भी टाटा के साथ जुड़कर काम करने के लिए भारत आई। NTT डोकोमो ने टाटा में 26.5% की हिस्सेदारी के साथ लगभग 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही टाटा ने NTT डोकोमो के साथ एक वादा किया कि जब भी NTT डोकोमो जाना चाहेगी तो वह उसे उस समय की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हिस्सेदारी वापस करेगा। टाटा डोकोमो नहीं चल पाई और कंपनी नुकसान में जाने लगी। NTT डोकोमो ने टाटा से कहा कि वह उनके लिए कोई दूसरे बायर की तलाश कर दे, लेकिन टाटा समूह ऐसा भी नहीं कर पाया। उस समय तक साइरस मिस्त्री चेयरमैन के पद पर आ चुके थे। साइरस मिस्त्री ने उस समय की मार्केट वैल्यू के हिसाब से NTT डोकोमो को रिटर्न देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना घाटे का सौदा होगा। NTT डोकोमो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। टाटा समूह दुनिया भर में अपने उसूलों और सिद्धांतों की वजह से ही जाना जाता है और टाटा समूह की साख पर कोई दाग लगे ऐसा रतन टाटा को मंजूर नहीं था। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। 28 फरवरी को टाटा सन्स और NTT डोकोमो ने कोर्ट में एक साथ संयुक्त याचिका दायर की और सिर्फ एक दिन में ही मामले को आपसी समझौते से सुलझा लिया। रतन टाटा ने अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और टाटा सन्स की गरिमा को ऐसे ही बनाए रखने में सहयोग किया। कारों से लगाव, वो अपनी कारों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना नहीं भूलते। अपने खाली समय में वो कार चलाना पसंद करते हैं। अपनी फेरारी कैलिफोर्निया सुपर कार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है। उनके पास फेरारी, कैडिलैक, क्राइस्टर, स्ट्रेबिंग से लेकर मर्सिडीज 500 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। रतन टाटा अपनी कही हुई बात पर खरा उतरना अच्छे से जानते हैं। अपनी कल्पना को हकीकत में कैसे सच करना है, इस बात को रतन टाटा बखूबी जानते हैं। रतन टाटा चाहते हैं कि हर किसी व्यक्ति का कार खरीदने का सपना पूरा हो। लोगों के इसी सपने को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा ने 2008 में नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में नैनो कार को दुनिया के सामने पेश किया। ये कार रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। टाटा चाहते हैं कि एक ऐसी कार भी हो कि जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तक हो और उन्होंने अपनी इस बात को नैनो को पेश करके पूरा कर दिया। पायलट बने। JRD टाटा की तरह ही उन्हें भी विमान उड़ाने का शौक है। उनके पास पायलट का लाइसेंस है और अक्सर वो अपनी कंपनी के विमानों को उड़ाते रहते हैं। वे एयर एशिया ग्रुप के चीफ टोनी फर्नांडिस को विमान से उड़ाकर दिल्ली तक भी लेकर आए। वर्ष 2007 में बेंगलुरु एयर शो के दौरान उन्होंने F-16 फैल्कन विमान भी उड़ाया था। परंपरा से परोपकारी, वे परंपरा से परोपकारी हैं। हालांकि उनका नाम अरबपतियों की लिस्ट में या कागजों पर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में दर्ज नहीं है। इसका कारण ये है कि अपने संस्थानों और ट्रस्ट के जरिए ज्यादातर शेयर के मालिक वही हैं। उनकी कुल दौलत $72 बिलियन है। रतन टाटा अपनी उदारता और सहजता के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा सन्स का 66% मुनाफा सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इस पैसे को समाज कल्याण में लगाया जाता है। जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया तो टाटा सन्स ने होटल के सभी कर्मचारियों से लेकर हर स्टाफ का खर्च उठाया था। टाटा ने होटल के बाहर काम कर रहे हर व्यक्ति को जो भी उस हादसे का शिकार हुआ था उसकी मदद की थी।
ये बात आप शायद ही जानते हो कि ताज होटल भी टाटा सन्स का ही हिस्सा है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से पुरस्कृत रतन टाटा के टाटा सन्स में अहम योगदान को देखते हुए और समाज के प्रति उनकी उदारता को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार उन्हें 2 उच्च सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। सन 2000 में भारत सरकार ने रतन टाटा को भारत के तीसरे सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद समाज में उनके कद को और भी ज्यादा ऊंचा होता देख वर्ष 2008 में उन्हें दूसरे सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा कई और भी दूसरे सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, वे कई बड़ी कंपनियों के बड़े सलाहकारों और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भी रह चुके हैं। नाइट्स ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नाइट्स ग्रैंड क्रॉस की पदवी प्राप्त की। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने साल 2009 में उन्हें ये सम्मान दिया था। इसी साल उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से भी सम्मानित किया गया था। स्टार्टअप्स में निवेश किया उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस में निवेश किया है, जिनमें पेटीएम, नेस्टावे और ओला शामिल हैं। उन्होंने चीनी स्मार्टफोन में भी निवेश किया। उस चीनी ब्रांड का नाम शाओमी है, जो अप्रैल 2015 में किया था। देश विदेश में टाटा सन्स की 100 से भी ज्यादा कंपनीज काम कर रही हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टाटा के अनेक प्रोडक्ट्स और सेवाओं का लाभ उठाते हैं। टाटा नमक यानी देश का नमक, ये लाइन तो आपने टीवी विज्ञापन में सुनी ही होगी। टाटा नमक देश का नमक होने के साथ साथ टाटा सन्स का ही नमक है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा कॉफी, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा वोल्टास एसी, टाइटन घड़ियां, टाटा टी, ये सभी टाटा की सर्विसेज हैं जो आप तक पहुंचती हैं। शादी होते होते टल गई। स्वभाव से शर्मीले रतन टाटा ने एक बार एक इंटरव्यू में अपनी संभावित शादी के बारे में बताया। वे दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। हालांकि उनको 4 बार प्यार भी हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि हर बार मैं करीब आ गया था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने पीछे हटने का फैसला किया। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रतन टाटा महज 21 साल की उम्र में ही टाटा समूह के चेयरमैन बन गए और जल्द ही इस समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वे साल 2002 में 65 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते थे। टाटा सन्स का बोर्ड नहीं चाहता था कि वो रिटायर हों और इसलिए उन्होंने साल 2005 में उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा इस वजह से तय किया क्योंकि इस पोजीशन पर वो 75 साल की उम्र तक रिटायर नहीं हो सकेंगे। 75 की उम्र में रिटायरमेंट साल 2012 में जब वे 75 की उम्र में आखिर रिटायर हुए, तब टाटा ग्रुप का राजस्व 1991 में आने वाले राजस्व से 46 गुना ज्यादा था। रतन टाटा का मानना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव का बना रहना जरूरी है। ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है कि आप जिंदा नहीं हैं। रतन टाटा अब 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी को जीने का उनका जज्बा आज भी कमाल का है। वे कहते हैं, वो दिन जिस दिन मैं उड़ने में असमर्थ रहूंगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन होगा। रतन टाटा को जानवरों से हमेशा से ही लगाव रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने बॉम्बे वाले मुख्यालय में गली में घूमने वाले कुत्तों के लिए एक जगह खाली रखी है। उनके पास 2 पालतू कुत्ते भी हैं।